गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों आज का जो हमारे सामने एक नया जो कंटेंट है, जो विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हम आज तर्क वितर्क करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा, आलोचना को स्वीकार करे नेता। आपको बता दें, हमारे देश की जनसंख्या तकरीबन 125 करोड़ है, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार की नीतियों पे तमाम तरह के प्रश्न उठाते रहते हैं और सबकी अलग अलग भाषा शैली है, सबका अलग अलग तरीका है। तो ऐसे में कुछ नेतागण जो हैं या फिर जो एक पदों पे बैठे हैं, जब कोई गाली गलौज देता है, अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है तो कोर्ट चले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, अपनी आलोचना को स्वीकार करें। यदि आपके बारे में 100 लोग यदि आपकी प्रशंसा करें और उसमें से 5 लोग यदि आपकी निंदा करें, बुराई करें, आपके सही कार्यों को भी गलत ठहराएं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास इतने भी आलोचना करने वाले नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब है? फिर आप नेता हो ही नहीं सकते, फिर आप तो ईश्वर की श्रेणी में आ गए। जो भी समाज का भला करने निकलेगा, उनका तो सामना उसे करना ही पड़ेगा। जो लोग समाज को दबाना चाहते हैं, जो समाज को अंधकार में ले जाना चाहते हैं। अब मेरी बात बताइए, देखिए जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जो टेररिस्ट हैं या फिर जो अ, हर वो व्यक्ति जो क्रिमिनल प्रोसीजर में संलिप्त है, उसका उद्देश्य हमेशा यही होगा कि हर जगह अशांति फैलाना, ठीक है। तो ये लोग तो आपको कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना कि वो जहाँ जहाँ शांति फैलाने का प्रयास करें, आप जाके वहाँ पे पुलिस की नाकेबंदी कर दे रहे हैं, व्यवस्थाएं बढ़िया कर दे रहे हैं, जिससे वह अब व्यवस्था फैला नहीं पा रहे हैं। तो भले उस समाज के लोग आपको कंधों पे बैठा लें, आपको बहुत पसंद करें, आपकी छवि बेहतर कर दें, पर वो जो हैं लोग, जो टेररिस्ट टाइप के लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, वो तो आपको कभी नहीं पसंद करेंगे ना। तो होने दीजिए, आलोचना होने दीजिए। अब उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, चलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को पुष्ट करने के साथ ही अपनी आलोचना से कुपित होने वाली सरकारों को आईना भी दिखाता है। अभिव्यक्ति होता है दोस्तों कुछ बोलने की अभिव्यक्ति, कुछ कहने की अभिव्यक्ति। हमारे देश में आप देख ही रहे हैं जिस तरह से प्रदर्शन होते रहते हैं, चाहे सीए का रहा हो, चाहे एनआरसी का रहा हो, चाहे किसान रहा हो, सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, पर एक सीमित दायरा भी है। आपको ऐसी अभिव्यक्ति नहीं दी गई कि आप अपने फ्रीडम के चक्कर में किसी दूसरे को समस्या में डालें या किसी दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करें। तो ऐसे में क्या है, जो है न्यायालय आपको दोषी ठहरा देगा। आशा की जानी चाहिए कि यह निर्णय उन अन्य राज्य सरकारों के लिए भी नजीर बनेगा जो नागरिकों द्वारा अपनी आलोचना के बाद उन्हें सताने पर आमदा हो जाती है। ऐसी कई सरकारें हैं, ऐसे कई सारे नेता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष या सामान्य व्यक्ति ही उसकी आलोचना करता है, उसकी नीतियों का, उनके व्यक्तित्व का, तो ऐसे क्या करते हैं, जैसे सत्ता में आते हैं या फिर जैसे उनको अवसर मिलता है, वो पूरी तरह से पूरी जो अपनी दुश्मनी होती है उस व्यक्ति से निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आप नेता हैं तो इस चीज़ को आप सहन करिए, उनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अन्य राज्यों को भी, अन्य राज्य के नेताओं को भी सीखना पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों पे यदि कोई आपकी भर्त्सना करता है, आलोचना करता है, तो आप इतना उग्र मत हो जाइए कि आप भूल जाइए कि आप किन पदों पे बैठे हैं। आप संवैधानिक पदों पे बैठे हैं। यदि एक सामान्य व्यक्ति कहता नहीं जीएसटी नहीं सही है, जीएसटी एकदम खराब है, जीएसटी बनना ही नहीं चाहिए, डिमोनिटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, तो वो उसके विचार हैं, वो क्या सोच रहा है, वो स्वतंत्र है, उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पर ये तो नहीं किया, ने कभी ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है, नहीं अब यही होना चाहिए, इसके लिए बम बारूद तो नहीं उठा रहा है, ठीक, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, तो वो स्वतंत्र है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मोदी जी आदेश दे दें, भैया इसने मेरी नीतियों का
भर्त्सना किया है इसने, इसने मेरी नीतियों को गलत बताया है, जाकर उस पर एफआईआर करो, कारावास में डाल दो। ये नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यशवंत सिंह के मामले से जुड़ा है। उनके खिलाफ पिछले वर्ष इस कारण एफआईआर हुई थी कि उन्होंने एक ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, यशवंत सिंह जो बहुत पहले बीजेपी में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है वित्त मंत्री, और काफ़ी मजे हुए इंसान हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जैसे इन्होंने ट्विटर पर अपने ब्लॉग पे लिखा कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। तो यह एक प्रकार का, यदि उन्होंने टिप्पणी किया है तो आप भी अपने विचारों के माध्यम से उन्हें बताते हैं कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ पे जंगल राज तब्दील हो रहा है आप बताइए मुझे। ऐसा कोई भी बोल सकता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो हालात थे वो बहुत ही बदतर थे। जिस तरह से विकास दुबे जैसे कुख्यात आपराधिक पृष्ठभूमि व्यक्ति के द्वारा 8 से 10 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई, उसके बाद उसको जिस षड्यंत्रकारी तरीके से उसका इनकाउंटर किया गया, ये सारी चीज़ें आप छिपा नहीं सकते हैं। तो जो न्यायिक चीज़ें हैं, न्यायालय का जो काम है, किसी व्यक्ति को गलत करने पर उसको सज़ा दी जानी चाहिए, वो निर्णय आजकल राज्य सरकार पुलिस के माध्यम से करवा रही है। तो गलत क्या उन्होंने कहा? यदि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी दुश्मनी अपने अपने तरीके से निकालने लगे, मतलब तो क्या होगा? आप कल्पना करिए, फिर आप में और अन्य में क्या अंतर रह जाएगा? जो आपके पास अधिकार है उन्हीं अधिकारों को बस आप प्रयोग करें, पर आपने उन अधिकारों का प्रयोग कर दिया जो न्यायालय भी नहीं कर सकती। न्यायालय बहुत करती, फांसी देती, पर आपने तो खुलेआम रोड से दौड़ा के मार दिया। और एक दो लोग नहीं मरे थे, जितने लोग उनके साथ थे सबको मार दिया गया। मैं नहीं कहता कि विकास दुबे अच्छा व्यक्ति है, पर अच्छा व्यक्ति नहीं है, पर इसे माहौल आपने बिगाड़ के रख दिया। न्यायालय का क्या काम है? न्यायालय देख रहा है कि हाँ भैया, अभी आएंगे विकास दुबे के ऊपर चार्जशीट फायर होगी, फिर तमाम तरह के निर्णय प्रोसीजर्स होंगे, पर कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग मारे गए हैं पिछले 2-3 साल में उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे न्यायालय को कोई मतलब नहीं था। राज्य सरकार सीधे उसमें हस्तक्षेप की, आदेश दी पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ने अपने तरीके से कि भैया फलाने का आदेश है, मार दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है ना, व्यवस्थित लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हम और आप एक अच्छे समाज का कल्पना करते हैं, उसके निर्माण के लिए हम लोग भागीदारी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यदि सारे लोग इसी तरह से अपना अपना काम दूसरे का काम है अगर हम ही आप करने लगें तो क्या रह जाएगा? सोचिए, अभी कल को हम कहने फलाने ने हमको मारा, अब हम पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी दुश्मनी अपने से निकालेंगे। हो सकता है समाज के कुछ लोग आपको गौरवशाली बताएं, कहें हाँ बंदे में दम है, पर वो उचित नहीं है। वो संविधान की पूरी तरह से विरुद्ध है, खिलाफ है। ठीक है, तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं बदल दी योगी जी, जो कि पूरी तरह से निंदनीय है। सिंह पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा 500 जहां मानहानि से जुड़ी है, वहीं आईटी एक्ट की धारा 66D का संबंध किसी छवि विकृत कर उसके साथ धोखाधड़ी से है। इस एफआईआर के खिलाफ यशवंत सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया। उनके एक वकील ने दलील दी कि सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में ही सरकार की आलोचना की और सरकारी कामकाज से ऐसी असहमति कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। अब सोचिए, यदि सरकार के द्वारा कोई गलत पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही हो और हमारे देश का ही जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस पर अपनी राय दे दिया, तो क्या गलत किया? आपको बुरा लग गया कि नहीं, ऐसे बड़े पदों पे बैठा व्यक्ति कैसे मेरे बारे में बोल सकता है? अगर ये व्यक्ति बोल देगा तो हमारी तो
हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इन्होंने ये सब प्रकरण पूरी तरह से, मतलब इनके लिए न्यायिक न्यायालय के पास जा रहे हैं, क्योंकि भाई ये उस पद पे है ना, इनका जो विकास दुबे वाला हाल नहीं कर सकते हैं, अतीक अहमद वाला हाल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। उसके बाद है, ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दुर्भावना से प्रेरित है, जिसका मकसद उन्हें सरकार के खिलाफ असहमति प्रकट करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि चूंकि कोई अपराध ही नहीं हुआ तो एफआईआर खारिज की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर और अन्य कार्रवाई को खारिज करते हुए जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल को खंडपीठ ने संक्षिप्त किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किया। मानहानि के आरोपों के संबंध में न्यायाधीशों ने कहा कि कथित ट्वीट शरारत या मानहानि की परिधि में नहीं आता। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर एतराज जताना वास्तव में हमारे संवैधानिक उदारवादी लोकतंत्र का प्रमाण है और इस अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण प्राप्त है। अब सोचिए, जिन अधिकारों को हमारे संविधान में संरक्षण प्राप्त है, उसके खिलाफ भी राज्य सरकार किस प्रकार से एफआईआर करवा दे रही है, न्यायालय चली जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय जाएगी। यदि ऐसे बड़े पदों पे नहीं रहते तो इनका भी विकास दुबे वाला हाल करा देती। और यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति हो जो हिंसा में विश्वास रखता है वो दुनिया नहीं बदल सकता। यदि वो दुनिया बदलेगा भी तो फिर वही लोग होंगे, आदमखोर टाइप के होंगे, वहाँ पे कभी शांति नहीं हो सकती। सोचिए, तो ऐसे कृत्यों की आपको निंदा करनी चाहिए। शांति से, सुख से समाज में, देश में सब लोग रहें, ये कामना करनी चाहिए। तलवार के बल पे आप ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। जो लोग इतिहास पढ़े हैं, अशोक के बारे में जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने धम्म नीति का प्रयोग किया। धम्म नीति एक ऐसी नीति जिसके सहारे लोगों के दिलों में आप राज कर सकें, एक ऐसी भावना प्रेरित करना जो लोगों की अंतःकरण, अंतर्मन को शुद्ध कर दे, आपकी छवि को बेहतर बनाए और लंबे समय तक आपका एक ईश्वर के रूप में जय जयकार हो, तब जाके आप लंबे काल तक शासन कर सकते हैं और शांति से अपने राज्य को चला सकते हैं। ये होता है धम्म घोष नीति। याचिकाकर्ता पर दूसरा आरोप आईटी एक्ट की धारा 66D के अंतर्गत लगाया था। उसका संबंध किसी भी डिवाइस के जरिए व्यक्ति की छवि से छेड़छाड़ कर उसके साथ धोखाधड़ी से है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मैं आपको एक चीज़ फिर बता दूं, सरकारें, एक है डॉक्टर कफील खान है, हो सकता है कुछ लोगों के पास उनके बारे में गलत जानकारियां हों, जिस वजह से लोग कहते होंगे नहीं सही है, योगी जी ने रासुका लगवा दिया, जेल करवा दिया। आपको पता है दोस्तों, ऐसे तमाम तरह के उनके ऊपर केस लगे, फिर बाद में 3-4 साल बाद जब निर्णय आया कि भैया ये सब फर्जी लगाए गए हैं, इनका इसमें किसी का कुछ भी हाथ नहीं है, या फिर जो दिल्ली में जो जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो उनके द्वारा स्पीच दिया गया था वो भी भड़काऊ नहीं था, और जो गोरखपुर में जो एक प्रकरण हुआ था जिसमें 60-70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, उसमें भी उनका किसी प्रकार का कोई संलिप्तता नहीं थी। मतलब 3-4 साल जब उनका जीवन पूरी तरह से आपने खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, अब जाके जांच आया कि भैया इनके मतलब कुछ नहीं है, सही है, सब झूठे आरोप लगाए गए थे, बेबुनियाद थे, फर्जी थे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो 3-4 साल वो टॉर्चर हुआ है, बंदा मरते मरते बचा है, उसके जीवन को कोई ला सकता है? आप कल्पना करिए, आप ही अगर उस जगह पे हो तो आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। अपने व्यक्तिगत हित के लिए किसी दूसरे का जीवन बर्बाद कर देना, ये कहाँ का तरीका, कहाँ का न्याय है, ये भी आपको सोचना चाहिए मित्रों। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि आरोपित का, यदि हम आप होते हैं तो ये जो धारा लगा है ना, 3 साल जेल और 1 लाख आपको देना पड़ेगा। हम आप इतने बड़े लॉयर हायर नहीं कर पाते हैं और हम लोग को सज़ा काटनी पड़ती, पर ये लोग बड़े बड़े लोग हैं तो इनके पास बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, तो ये लोग जेल में नहीं जाएंगे। जेल जाएंगे भी तो इनका बढ़िया एकदम घर की तरह होगा, जैसे लालू जी बीच में रह रहे थे। यही है, कुछ मुट्ठी भर लोग 130 करोड़
की आबादी पर किस प्रकार से राज कर रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं, कत्लेआम करवा रहे हैं, और हम और आप संविधान को लेकर पड़े हुए हैं। और जब उनकी बारी आती है संविधान का किस प्रकार से अतिक्रमण करते हैं, संविधान के साथ खेलते हैं। बहुत ही निराशा की बात है कि आरोपित का इस धारा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि न तो इसमें कोई धोखाधड़ी हुई और ट्वीट भी किसी दूसरे हैंडल से किया गया। यह फैसला सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा झटका। यदि राज्य का कोई नागरिक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री से असंतुष्ट है तो उसके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करना, जिसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, कुछ अजीब लगता है। ऐसे में न्यायाधीशों ने सरकार की खिंचाई करके उचित किया। अब ये सोचिए, एक नया नया कानून बना रहे हैं कि भैया हमको, सरकार को कुछ मत बोलो, सरकार को यदि बोले तो तुम्हारे जीवन का जो है 2, 2.5, 3 साल हम बर्बाद कर देंगे और फिर वो वापस नहीं आने वाला। तो ये सारी चीज़ें, पहले तो आप मतदान करके, सही में बता रहा हूँ, कभी कभार ना जो हृदय है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है जब यही लोग आते हैं वोट के लिए, किस प्रकार से लुभावने वादे करते हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे ही ये जीत जाते हैं जैसे लगता है कि ज़िंदगी भर के लिए ये ऐसे ही पदों पर रहेंगे। तो देख लीजिए और ये महसूस करिएगा, और ये आपका निर्णय होना चाहिए। जो भी व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, मानवता के आधार पर भेदभाव करता हो, ऐसा व्यक्ति किसी के लिए सही नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति मात्र उसका सहारा लेकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, और हमारे देश में ऐसा ही होता रहा है। हालांकि यह चलन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कई अन्य राज्यों की सरकारों और मुख्यमंत्रियों ने भी संविधान प्रदत्त नागरिकों के इस अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया है। इस सूची में बंगाल सबसे ऊपर आएगा। न केवल ऐसे मामलों की संख्या में, बल्कि आलोचकों को जेल भेजने की ऐसी परिपाटी भी उसने ही शुरू की। इस सिलसिले की शुरुआत ममता बनर्जी सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महापात्रा और उनके मित्र को गिरफ्तार करके हुई। उन पर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया कि वे मुख्यमंत्री की छवि बिगाड़ने वाले कार्टून प्रसारित कर रहे हैं। इसके विरोध में महापात्रा ने राज्य मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई। आयोग ने उनकी गिरफ्तारी को गलत ठहराने के साथ ही राज्य सरकार को उन्हें उनके मित्र को 50-50 हज़ार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश भी दिया। राज्य सरकार ने उसका पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप महापात्रा को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। अब देखिए कितने सारे व्यक्ति इससे पीड़ित हैं, कितने जेल में हैं, कितने कहाँ हैं बेचारे। पूरी तरह से उनकी जो स्थिति है बिगड़ चुकी है। वो अपना जीवन यापन करें या फिर दिन भर हाई कोर्ट, फलाने कोर्ट, यहाँ वहाँ जाएं, इनके पास उनके पास। तो सरकार किस प्रकार से हमें और आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। वो आपको कुछ भी बोल सकती हैं, आप सरकार को मत बोलिए। वो संविधान का पालन नहीं करेंगे, संविधान का पालन आप करेंगे। जैसे पहले नहीं था, कुछ मंद बुद्धियों ने एक ऐसा प्रकरण बना दिया था कि जो SC ST के लोग हैं वो अछूत हैं, उन्हें इस चीज़ का अधिकार नहीं, उन्हें यहाँ करने का अधिकार नहीं है, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। तो वही चीज़ है, मतलब जब वो गलत काम करेंगे, ठीक है, वो जब गलत काम करेंगे तो उनके लिए ये सब बंधन ख़त्म हो जाएगा। बंधन पता नहीं चलेगा कहाँ है। पर जब कोई SC ST का व्यक्ति करेगा तो ये उस समय इतना प्रभावशाली हो जाएगा ये नीतियाँ कि आप पूछो मत। जैसे लगेगा कि अरे आपने एक साथ 1000 मानव हत्या कर दी हो। ये चीज़ है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से संवैधानिक पदों पे बैठा व्यक्ति प्रतियां फाड़ देता संविधान में, संसद में, विधानसभा में, उसके साथ कुछ नहीं होगा। यदि आपने छू भी दिया ना, या फिर ऐसा करने का आपने प्रयास किया, सोच भी लिया, तो आपका जीवन उसी समय बदल दिया जाएगा। सोचिए, वही हो रहा है। पहले कुछ नीतियों के माध्यम से होता था, आज संविधान का हवाला देकर हमारे ऊपर नकेल कसी जा रही है। न केवल आयोग के फैसले को सही बताया, बल्कि क्षतिपूर्ति की राशि को भी बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया। तमिलनाडु ने तो इस मामले में हद ही कर दी, जब वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने अपनी नीति के विरोध में एक लोक गायक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था।
इसी तरह केरल की माकपा सरकार राज्य ललित कला अकादमी के मुखिया से तब नाखुश हो गई थी जब वार्षिक अवार्ड के लिए उन्होंने उस कार्टून को चुना था जिसका विषय दुष्कर्म के आरोपी एक पादरी पर केंद्रित था। ईसाई संगठनों और राज्य सरकार ने अकादमी पर इस निर्णय को लेकर पुनर्विचार के लिए दबाव बनाया, लेकिन अकादमिक अपने निर्णय पर अडिग रही। हैरानी की बात यह है कि सब उस देश में हो रहा है जिसके वरिष्ठ नागरिकों की स्मृति में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परिवेश के अनुभव होंगे, जहां अतीत में सत्तारूढ़ लोगों के खिलाफ और भी कड़वी बातें हुआ करती थीं। बोफोर्स घोटाले के दौर में इंडियन एक्सप्रेस तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए रोम जेठमलानी के 10 सवाल रोजाना प्रकाशित करता था। उन तल्ख सवालों से राजीव गांधी विचलित अवश्य होते होंगे, लेकिन उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वास्तव में अपनी आलोचना से परेशान होने वाले मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए कि वह उन्हें अपशब्द कहने वालों से कैसे निपटते हैं। मोदी विरोधी फेसबुक ट्विटर पर उन्हें लेकर अत्यंत आपत्तिजनक सामग्री लगाते रहते हैं, कई बार असंसदीय हैशटैग बनाकर उन्हें ट्रेंड भी कराते हैं। उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर मर्यादा तक भूल जाते हैं, यहाँ तक कि मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कहना पड़ा कि कांग्रेसी नेताओं ने गंदी नाली का कीड़ा तक कहते हैं। क्या इससे भी अधिक मानहानि करने वाला कुछ और लज्जाजनक हो सकता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप कंपेयर करें मोदी और योगी में, तो योगी हजारों लाखों करोड़ों मील अभी पीछे हैं, वो नहीं बन सकते हैं। जब से मोदी जी, देखिए जब से पीएम नहीं बने तो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि ये धार्मिक भेदभाव करते हैं, क्षेत्रीय भेदभाव करते हैं, भाषा के रूप में भेदभाव करते हैं। पर जब से वो 2014 से पीएम बने ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यही चीज़ें मोदी को महान बनाती हैं और योगी को पीछे धकेल रही हैं। अब धीरे धीरे जनता जान गई कि वो उस पद के लायक नहीं है। यदि लायक हैं तो जल्द से जल्द ऐसे निर्णयों को प्रभावशाली न बनाएं। आलोचना करने का हमारा दायित्व है। हाँ, पर मैं बता देना चाहता हूँ, एक गरिमामय भाषा का प्रयोग करें। किसी की छवि को इतना मत बिगाड़िए जिससे अन्य देश के लोग भी देखें तो उस पर प्रभाव पड़े। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय इन लोगों के खिलाफ मुकदमेबाजी में उलझता तो उन मुकदमों को देखने के लिए एक विभाग अलग से गठित करना पड़ता। स्पष्ट है कि भारतीय सहित दुनिया भर के नेताओं को, विशेषकर फेसबुक ट्विटर के इस दौर में आलोचनाओं को सहना सीखना ही होगा। खासतौर से हमारे कुछ मुख्यमंत्रियों को अवश्य इस मामले में सीख लेनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।